फर्स्ट वाला, आप बोलोगे सर थर्ड वाला, आप बोलोगे सर सेकंड वाला, मजा आ जाएगा। ईएफ कहीं पे दिखाई दे रहा होगा तो समझ जाना आर है, क्योंकि यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है मैं वो भी नहीं देख रहा हूं, डायरेक्ट मैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर दे रहा हूं। दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सर्कल लेसन में प्रैक्टिस सेट नंबर 3.5 लेने जा रहे हैं और इस लेक्चर में पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट कवर करा दूंगा। और दोस्तों साथ में मैंने आपको सिमिलरिटी लेसन के नए वीडियोस दिए हैं, साथ में पाइथागोरस थ्योरम और सर्कल लेसन के भी नए वीडियोस आपको मिल गए। और कंस्ट्रक्शन लेसन का तो मैंने मेरे हाथ से डायग्राम ड्रॉ करके अपलोड किया है वीडियो, अगर आपने नहीं देखा होगा तो याद से देख लेना। और इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जल्दी जल्दी अपनी चीजों को देखते जाओ और जल्दी जल्दी घर पे पढ़ते जाओ, बहुत ही मजे के साथ अपने सिलेबस को कवर करते जाओ। दोस्तों इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले आपको 3 चीजों को अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद आप आराम से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। यहां पे इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो यहां पे देखो दोस्तों, कॉर्ड जो है सर्कल के अंदर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां पे अगर आप कॉर्ड को देखोगे तो कॉर्ड सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रहा है। और इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो इस डायग्राम में अपने को एक टेंजेंट दिखाई दे रहा है और एक सेकेंड दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास 3 डायग्राम्स हैं। तीनों डायग्राम्स के अकॉर्डिंग हमें पहचान में आना चाहिए कि कौन सा सम कौन से डायग्राम से रिलेटेड है। और ये एक्सरसाइज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मतलब अप टू क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है चारों के चारों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। जब मैं अगर स्टार्टिंग का पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, तो देखो आप अपने आप खुद आंसर दोगे कि हाँ सर फर्स्ट ये वाला आप अप्लाई करो, ये वाला अप्लाई करो, खुद बताओगे। दोस्तों देखो यहां पे इस डायग्राम को देखने के बाद कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। देखो इसके पहले भी ये डायग्राम हमने सॉल्व किया इसके पहले वाले एक्सरसाइज में, पर वहां पे क्या था, हमें आर्क का वैल्यू दिया था। यहां पे हमें अंदर के कॉर्ड का वैल्यू दिया होगा। तो दोस्तों उस टाइम पे आप कैसे लोगे, ए, देखो अगर ऐसा डायग्राम आया तो ए को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ई बी से। और दोस्तों सेम यहां पे कौन है, सी का मल्टीप्लीकेशन किससे करोगे दोस्तों, ईडी से। तो ये आपको याद रखना है कि इस ये वाला आपको क्या करना है, इस ये वाले डायग्राम के लिए ये वाला रूल आपको लेना है। और यहां पे बस आप रीजन के तौर पे लिख सकते हो कि कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल, या तो थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, ऐसा भी आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। अब दोस्तों अगर आप देखोगे इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉर्ड बाहर की ओर गया है। और ये मैं बहुत सिंपल आपके लिए कर दे रहा हूं। देखो आपको क्या करना है, पहले बाहर वाला पार्ट देन कंप्लीट पार्ट। गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों बाहर वाला पार्ट देन कंप्लीट वाला पार्ट, मतलब पहले बाहर का वड़ा पाव खा लो फिर पूरा का पूरा वड़ा पाव खा लो। मतलब यहां पे कैसे आप लिखोगे, बस यही देखो, यहां पे क्या है, ईबी है, तो देखो ईबी लिया बाहर का पार्ट, देन कंप्लीट क्या आएगा दोस्तों, ईए, नीचे क्या आएगा दोस्तों, ईडी, एंड देन इसके बाद कंप्लीट क्या आएगा दोस्तों, ईसी। तो इस तरह से आपका ये वाला भी पार्ट हो गया। चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे जो लिखा है सीईडी, ये तो एकदम परफेक्ट हो गया। यहाँ पे हो सकता है मैंने आगे पीछे लिखा होगा पर वो सेम ही होगा, उसका कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ ए लिखा है, पहले इन लोग ने ये लिखा है, देन ईबी ये लिखा है, और देन यहाँ पे ईडी देन ईसी, दोनों सेम ही है, उससे कुछ नहीं है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। इसमें भी ये देखो ये लिख सकते हो, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज थ्योरम ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल। तो आप ऐसा, ये थ्योरम ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल, थ्योरम ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल। अब दोस्तों ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इस डायग्राम को देखने के बाद आपको तुरंत प्रॉपर्टी समझ में आना चाहिए। एक टेंजेंट है, एक सेकंड है। तो दोस्तों जो टेंजेंट है उसका हम स्क्वायर लेते हैं। टेंजेंट यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, ईटी, तो हम ईटी का स्क्वायर लेंगे। और जो हमारा सेकंड है वहां पे वही रूल जो हमने भी थोड़ी देर पहले वहां पे रूल अप्लाई किया, बाहर का पार्ट देन कंप्लीट पार्ट। बाहर का पार्ट कौन सा है दोस्तों, ईए, देन कंप्लीट पार्ट कौन सा है दोस्तों, ईबी। और इसका रीजन क्या आएगा दोस्तों, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थियरम। याद रखना इसका रीजन क्या है, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट्स थियरम, भूलना नहीं है इसका रीजन। अब देखो मैं जब डायग्राम, अब क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन स्टार्ट करने के बाद देखो खुद आप बताओगे सर ये मैं पूछूंगा ये पहला वाला है, दूसरा वाला, तीसरा वाला है, आप बोलोगे सर फर्स्ट वाला, आप बोलोगे सर थर्ड वाला, आप बोलोगे सर सेकंड वाला, मजा आ जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है और फर्स्ट क्वेश्चन देखने के बाद जरूर आपको आइडिया आ गया होगा कि सर ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। सर ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। अगर ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, तो आप 1 बाय 1 इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, किसी भी क्वेश्चन में हम गिवन लिखते हैं, गिवन लिखने के बाद हम रिमेनिंग पार्ट लिखते हैं, पर यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ कि आपका वीडियो बहुत बड़ा ना हो। गिवन कैसे लिखते हैं, फाइंड कैसे लिखते हैं, सब कुछ मैंने आपको सिखाया है। इवन डायग्राम भी आपको फिर से कॉपी करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे
हम क्या करेंगे, जो हमारा टेंजेंट है उसका हम स्क्वायर लेंगे, मतलब हमारा टेंजेंट कौन है, पी क्यू को हमने स्क्वायर लिया। और दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, बाहर वाला आउटर पार्ट क्या है हमारा पी आर, और मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, कंप्लीट पार्ट से। कंप्लीट क्या पार्ट है दोस्तों, मेरा पी एस। और यहां पे मैं रीजन के तौर पे क्या लिखूंगा दोस्तों, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थियरम। तो दोस्तों मैंने यहां पे लिख दिया टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, हमने यहां पे लिख दिया। यस, पी क्यू का अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो पी क्यू का स्क्वायर कितना है दोस्तों, यहाँ पे 12 का स्क्वायर। देन यहाँ पे पी आर का अगर हम देखें तो 8, यहाँ पे पी एस हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अगर हम 12 का स्क्वायर देखें तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12। प्लीज इस तरह से लिखना, स्क्वायर पूरा मत निकालना, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा, या तो आप निकाल लोगे तो भी दिक्कत नहीं है। देखो ये अगर करोगे तो 4 2 जा, ये क्या आएगा 4 3 जा, तो फाइनली ये देखो 2 1 जा 2 6 जा। तो फाइनली अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 3 जा कितना आएगा दोस्तों 18 सेंटीमीटर। हमारे क्वेश्चन में नहीं है तो हम लिखेंगे यूनिट्स। तो यहाँ पे हमें दोस्तों पीएस का वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया दोस्तों 18 यूनिट्स। अब दोस्तों हमें यहाँ पे पीएस का अगर वैल्यू मिल गया तो अब मुझे क्या नेक्स्ट वैल्यू किसका निकालना, आरएस। आरएस आपको देखना है सबसे पहले कहां पे, यहाँ पे, मतलब ये पूरे सेगमेंट में आपको प्लस और माइनस करना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो पूरे सेगमेंट में सबसे बिगर पार्ट कौन सा, लार्जर पार्ट कौन सा दिख रहा है दोस्तों, पीएस। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पीएस इक्वल टू, उसके अंदर दो छोटे पार्ट कौन से हैं दोस्तों, एक है पी आर एंड दूसरा जो पार्ट है दोस्तों आर एस है। हम यहां पे क्या लिखेंगे, पी डैश एच डैश पी डैश आर डैश और एस। ये हमेशा रीजन आपको डालना है, पी डैश आर डैश एस, ये क्या है कोलिनियर है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो हमें वैल्यूज लिखने हैं। पीएस का वैल्यू हमें पता है क्या 18 है, हमने अभी निकाला। वैल्यू ऑफ पी आर हमें पता है दोस्तों 8 है। द वैल्यू ऑफ आर एस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे अच्छे से अगर आप ध्यान दोगे तो ये देखो 18 है माइनस 8 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों आर एस। 18 माइनस 8 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों 10 यूनिट्स। और यहाँ पे हमें किसका वैल्यू मिल गया दोस्तों आर एस का। तो यहाँ पे हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही जल्दी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन के साइज को छोटा कर दे रहा हूं और अब यहां पे ध्यान देते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन में हमें दो तरह के क्वेश्चन दिए हैं इसी एक क्वेश्चन के अंदर। पहला क्वेश्चन ये, देन दूसरा। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना तो बहुत इजी है। अब मुझे सबसे पहले आप बताओ कि ये जो कॉर्ड है, मतलब ये जो डायग्राम है वो कौन से टाइप का है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। हमने आज टोटल 3 डायग्राम्स देखे। क्या बात है सर, टाइप 1 का डायग्राम है। तो यहां पे देखो सबसे पहले अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं सॉल्यूशन। और मैं सॉल्यूशन किसका सॉल्व कर रहा हूं, पहले फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे दोस्तों, md को मल्टीप्लाई करोगे। देखो md मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा दोस्तों dn इक्वल टू यहां से क्या आएगा दोस्तों rd मल्टीप्लाई बाय ds। रीजन के तौर पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, यहां पे हमें रीजन लिखना है। यहां पे आप लिखोगे कॉर्ड इंटरसेक्टिंग इनसाइड दी सर्कल। प्लीज इसके आगे प्रॉपर्टी वर्ड लिख देना, प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्टिंग इनसाइड दी सर्कल। अब दोस्तों ये वाला पार्ट होने के बाद यस व्हाट इज md। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो 8 दिया है। dn का अगर आप वैल्यू देखोगे तो हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। एंड rd का अगर आप वैल्यू देखोगे तो 15 दिया है। और ds का अगर आप वैल्यू देखोगे तो दोस्तों 4 दिया है। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा dn विच इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइड बाय क्या आएगा 8। देन dn विच इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 4 1 जा 4 2 जा। अब 15 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो आई थिंक 7.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा dn का तो आंसर आ गया। अब dn का आंसर आने के बाद फर्स्ट वाला पार्ट हमारा कवर हो गया। अब दोस्तों मैं सेकंड पार्ट की ओर जा रहा हूं। एक और पार्ट उन्होंने पूछा है, फिर से मैं वही रूल अप्लाई करूंगा। यहां पे देखो md मल्टीप्लाई बाय dn इक्वल टू rd मल्टीप्लाई बाय दोस्तों ds। सेम वही रीजन, प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। अब दोस्तों यहां पे
जब मैं वैल्यू पुटअप करने जा रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। देखो मैं एमडी का वैल्यू दिया है 9, डीएन का वैल्यू डायरेक्ट 8 दिया है, आरडी का वैल्यू लिखने जाऊंगा तो आरडी का वैल्यू दोस्तों दिया ही नहीं है, और यहाँ पे हमें डीएस का वैल्यू हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे आरडी का वैल्यू नहीं दिया है, तो आरडी के वैल्यू को मैं यहाँ पे ये वैल्यू दिया नहीं है, तो मैं दोस्तों इस वैल्यू को क्या कर दे रहा हूँ, लेट आरडी विच इज इक्वल टू एक्स। मैं इसे एक्स ले रहा हूं। अब देखो ये जो मेरा आरडी है मैं इसे क्या कर लिया, एक्स ले लिया। अब पूरा का पूरा मुझे आरएस पता है दोस्तों, पूरा का पूरा आरएस पता है। देखो ये पूरा का पूरा, ये आर, ये डी और ये एस है। ये पूरा का पूरा दोस्तों 18 है, आई थिंक 18 है, आरएस 18 है, और मैंने इसे एक्स ले लिया। अब आपको पता है अगर समझो ये पूरा का पूरा 10 होता और ये 5 होता तो ये कितना आता, आप तुरंत बोलते हैं सर 5, मतलब आपने क्या किया 10 माइनस 5। अगर ये पूरा का पूरा 20 होता और ये समझो 2 होता तो ये कितना आता, आप तुरंत बोलोगे सर 18, आपने क्या किया 20 माइनस 2। तो वैसे ही आप यहाँ पे अगर ये वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना होगा, 18 में से ग्रेटर में से इसको माइनस करना होगा, 18 माइनस एक्स। तो यहाँ पे दोस्तों डीएस का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 18 माइनस एक्स। चाहिए तो आप डीएस अलग से आपको निकालना चाहिए, या तो आप डायग्राम में भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको डीएस का वैल्यू आपको अलग से निकालना चाहिए। कैसे निकालोगे मैं साइड में लिख के बता दे रहा हूं। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों आरएस, ये पूरा, उसके अंदर कौन प्लस है दोस्तों, आरडी प्लस क्या प्लस है, डीएस। आरएस का वैल्यू कितना है दोस्तों 18, आरडी का वैल्यू कितना हमने कंसिडर किया एक्स, ये वाला पार्ट आपको इसके नीचे लिखना चाहिए। और डीएस जो है हमारा दोस्तों, डीएस का जो वैल्यू हमें नहीं पता है, देन डीएस इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 18 माइनस एक्स। तो दोस्तों ये हमें डीएस का ही वैल्यू पता चल गया जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये आपको साइड में सॉल्व करना, साइड में मतलब मैंने सॉल्व किया है क्योंकि मुझे डायग्राम सामने दिखे इसलिए किया, आप नीचे ही सॉल्व करना। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखूं तो एमडी का वैल्यू मुझे पता चल गया, सेकंड क्वेश्चन के लिए 9 है, डीएन का वैल्यू कितना है दोस्तों 8 है, आरडी का वैल्यू कितना है दोस्तों, आरडी का जो वैल्यू है वो हमने एक्स लिया है, और दोस्तों डीएस का जो वैल्यू है वो हमने अभी निकाला, कितना निकाला दोस्तों 18 माइनस एक्स। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं, ध्यान से अच्छे से आपको देखना है, तो यहाँ पे देखो 9 8 जा कितना होगा 72, यहाँ पे 18x हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फाइनली ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ये 18x यहाँ पे आएगा प्लस 72 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये x है, ये भी x है, ये पहला साइन क्या है माइनस, माइनस प्लस माइनस। ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 72 आना चाहिए, उसी नंबर का प्लस करके 18 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर कौन सा है दोस्तों, ध्यान से अच्छे से आपको सोचना है कि ऐसा नंबर कौन सा है। मेरा मार्कर भी गिर गया। अब देखो दोस्तों यहां पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों 72, और अगर मैं उस नंबर को प्लस करता हूं, अगर दोस्तों प्लस करता हूं तो मेरा आंसर यहां पे कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है आपको सोचना है कि अगर समझो मल्टीप्लाई करके 72 कौन से नंबर से आ सकता है, अगर और उसका प्लस करने के बाद भी आपका आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों, आपका आंसर जो है वो 18 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है। अगर आप देखोगे 16 के टेबल में आता है क्या, पर 16 के टेबल में आप प्लस करने जाओगे तो होगा ही नहीं, तो 16 वाला तो मैटर ही नहीं है। 12 के टेबल में आप चेक करो, देखो 12, मुझे ऐसा लग रहा है कि 12 6 जा कितना होता है 72। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप 10th क्लास में हो तो अप टू 15 तक तो टेबल याद होना चाहिए, नहीं तो ये सब में दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आया, देखो 12, और यहाँ पे क्या आया दोस्तों 6, और अगर मैंने 12 और 6 को अगर मैंने प्लस किया तो मेरा आंसर फिर भी कितना आएगा, मेरा आंसर कितना आएगा यहाँ पे 18 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे देख क्या है, x माइनस 12 इक्वल टू 0, और यहाँ पे x माइनस 6 इक्वल टू 0, देन x विच इज इक्वल टू 12, देन x विच इज इक्वल टू 6। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे ds के दो वैल्यूज मिले हैं, एक वैल्यूज मेरा क्या है 12 है और दूसरा वैल्यू क्या है 6 है। तो आपको लास्ट में लिखना होगा जो उन्होंने पूछा है x यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा ds। तो फाइनली उन्होंने हमें बस ds का वैल्यू बोला है इसलिए हम बस ds निकालेंगे, अगर उन्होंने और कुछ बोला होता तो हम वो भी निकालते। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन अगर ध्यान से देखते हो
तो ये क्वेश्चन भी पूरा का पूरा इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर ही है, कुछ भी अलग नहीं। मैंने बोला कि ये एक्सरसाइज आपको स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है वो सेम टू सेम आपको मिलेंगे, कुछ भी अलग नहीं मिलने वाला है आपको। तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना चाहिए किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे डायग्राम देख के तो सबसे पहले डायग्राम में ये वाला पार्ट एक एक्स्ट्रा आ गया, तो उस पार्ट को आप साइड में रखो, कुछ सोचो मत। आपको ये पता है ना, ये टेंजेंट है और ये सेकंड है, तो पहले टेंजेंट सेकंड थ्योरम ही अप्लाई होगा, टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है मैं वो भी नहीं देख रहा हूं, डायरेक्ट मैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर दे रहा हूं। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जो भी पार्ट दिया है टेंजेंट उसका हम स्क्वायर लेते हैं, मतलब हम क्या करेंगे ए बी का स्क्वायर लेंगे। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है मैंने आपको क्या बोला है, आउटर और कंप्लीट। तो यहाँ पे आउटर पार्ट कौन सा है दोस्तों, आपका AC है, उसको कंप्लीट पार्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे, AD से। और यहाँ पे हम रीजन के तौर पे क्या लिखेंगे, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थियरम। अब दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थियरम। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे AB का वैल्यू कितना है दोस्तों, हमें दिया है क्या क्वेश्चन में, AB 12 दिया है। और अगर हम देखिए AC का वैल्यू कितना है दोस्तों, 8 है। AD का वैल्यू हमें नहीं पता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 12 को मैंने बोला है कैसे लिखना है आपको, और डिवाइड बाय 8 हो जाएगा AD। देन ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 4 3 जा 2 1 जा 2 6 जा। फाइनली हमें यहाँ पे AD इक्वल टू कितना मिल गया दोस्तों, 6 3 जा 18 यूनिट्स। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो हमें लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो हमें डायरेक्ट मिल गया क्योंकि डायग्राम देख के ही हम समझ गए थे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हमें सेकंड पार्ट निकालना है, DC निकालना है, तो मैंने आपको बोला कि DC कौन से लाइन में आ रहा है। अब देखोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट है A, यहाँ पे एक पॉइंट है C। मैंने बोला ये बीच वाला अभी आपको लेने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे एक D है। अब अगर आपको इसके अंदर हमें पूरा जो वैल्यूज हमें निकालना है, हमें यहाँ पे कौन सा वैल्यू निकालना है दोस्तों, DC का वैल्यू निकालना है। क्या मुझे AD का वैल्यू पता है, पूरा का पूरा ये AD का वैल्यू मुझे पता है कितना है, 18 है। और दोस्तों हमें AC का वैल्यू पता है, यस AC का वैल्यू भी मुझे पता है 8। तो दोस्तों 18 में से 8 माइनस करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। फिर भी आपको कुछ नहीं सोचना, मैंने क्या बोला, जो लार्जर पार्ट है, जो आपका ग्रेटर पार्ट दिखाई दे रहा है, जो बिगर पार्ट दिखाई दे रहा है, उसको आप ले लो। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला जो पार्ट है इस वाले लाइन में कौन सा है दोस्तों, AD। अब AD के अंदर कौन से 2 पार्ट प्लस है, ये E को मत लो, ये नया पार्ट आया है, इसको हमें नहीं लेना है। कौन सा, AC। और AC के साथ कौन सा पार्ट है दोस्तों, DC। और यहां पे हम रीजन के तौर पे क्या लिखेंगे, A' C' E। अगर आप ये रीजन नहीं डालते हो तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे AD है, AD का आंसर हमें ऑलरेडी पता है 18 है। और AC का आंसर कितना है दोस्तों, वैल्यू ऑफ AC कितना है दोस्तों, 8 है। और DC का वैल्यू यहाँ पे हम लिख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों देखो यहाँ पे DC इक्वल टू 18 माइनस 8, देन DC इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो यहां पे हमारा DC का ये पार्ट हमने क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। हमारा DC का आंसर कितना है, 10 है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको D निकालना है। थोड़ा सा मैं अपने डायग्राम को यहां रख रहा हूं, आई थिंक आपको डायग्राम दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा यहां पे ले रहा हूं। अब दिख रहा है, हाँ अब परफेक्ट दिख रहा होगा। हाँ अब आपको दोस्तों क्या निकालना है, D। अब आना पड़ेगा हमें 9th क्लास में, और 9th क्लास में हमने पढ़ा है एक थियरम हमने पढ़ा है। अगर सपोज ये कॉर्ड है और ये सेंटर है, सेंटर से अगर हम कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कॉर्ड के ऊपर, तो हमेशा वो कॉर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो दोस्तों यहां पे इन्होंने हमें क्या पूछा है, डी का आंसर पूछा है। किसका, डी। ये डी का आंसर पूछा है। अगर हमें ये पूरा डीसी का आंसर पता होगा तो डी जो होगा वो उसका क्या होगा, हाफ होगा। तो डीसी पता है ना दोस्तों, अब भी डीसी हमने निकाला 10, ये देखो यहाँ पे निकाला ना 10, डीसी अब भी 10 निकाला। तो अगर ये पूरा का पूरा डीसी 10 है तो डी कितना होगा दोस्तों, उसका हाफ कितना होगा, 5 होगा। पर वो कौन सी प्रॉपर्टी है दोस्तों, तो देखो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब कभी भी अगर कोई भी लाइन, आप परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से लेके कॉर्ड पे ड्रॉ कर रहे हो तो हमेशा वो कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये हमेशा याद रखना। पर लाइन कौन सी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो दोस्तों देखो यहाँ पे अब मैं आगे का पार्ट कैसे सॉल्व करूंगा, देखो मैं क्या लिखूंगा, OE जो है वो परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, डीसी के ऊपर लिखो या डीए के ऊपर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं डीसी लिख रहा हूं। और यहां पे अगर आप लिखोगे तो इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे हमें किसका आंसर चाहिए दोस्तों, डीई का।
डी क्या होगा, हाफ होगा। किसका हाफ होगा, देखो ये जो डी है ये पूरे डीसी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पूरे डीसी का क्या हो जाएगा दोस्तों, हाफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय डीसी कितना है दोस्तों, डीसी अभी हमने थोड़ी देर पहले नीचे निकाला है 10 है। तो फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 यूनिट्स। बट अगर कोई इतना आंसर लिखेगा तो उसको मार्क्स नहीं मिलेगा, मतलब मार्क्स इसका मिलेगा बट उसका हाफ मार्क्स उड़ जाएगा, क्योंकि उसको यहाँ पे रीजन लिखना है। तो रीजन मैं वहां पे यहाँ पे लिख के दे रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर, प्लीज इसे पूरा का पूरा लिखना, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, चलो अच्छे से ही लिख देता हूं, परपेंडिकुलर, नहीं तो बहुत लोगों को समझेगा नहीं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द, कहां पे हम ड्रॉ कर रहे हैं दोस्तों, कॉर्ड्स पे, टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो दोस्तों परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो दोस्तों ये रीजन आपको यहां पे लिख देना है। ये रीजन लिखने के बाद इस क्वेश्चन में आपको मिलेंगे पूरे के पूरे मार्क्स। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिखाई दे रहा है, और ये क्वेश्चन देखने के बाद भी हमें समझ में आ रहा है कि डायग्राम नंबर सेकंड का क्वेश्चन है, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी है। सबसे पहले मैं डायग्राम नंबर सेकंड मुझे क्या बोलता है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉल्यूशन में डायग्राम नंबर सेकंड क्या बोलेगा, पी एस मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कंप्लीट। देखो आउटर कंप्लीट क्या आएगा, पीटी, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पी क्यू मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या आएगा, कंप्लीट क्या आएगा दोस्तों, पी आर। तो यहाँ पे हम रीजन के तौर पे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉर्ड इंटरसेक्टिंग आउटसाइड दी सर्कल। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कॉर्ड इंटरसेक्टिंग आउटसाइड दी सर्कल, कॉर्ड इंटरसेक्टिंग आउटसाइड दी सर्कल। यस, यहाँ पे पीएस का अगर हम वैल्यू की बात करें तो पीएस का वैल्यू कितना है दोस्तों, 8। द वैल्यू ऑफ पीटी कितना आएगा दोस्तों, वैल्यू ऑफ पीटी हमें क्या करना है, दिया नहीं है। वैल्यू ऑफ पी क्यू कितना दिया है दोस्तों, वैल्यू ऑफ पी क्यू, अगर हम वैल्यू ऑफ पी क्यू की बात करें तो पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 6। एंड वैल्यू ऑफ पी आर, पी आर का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, पी आर का वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, मतलब दो दो अननोन हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे एक हो सकता है एक मैटर हो जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो मेरे पास पी क्यू का वैल्यू था, मैंने पी क्यू का वैल्यू लिख दिया। क्यू आर का वैल्यू था दोस्तों, क्यू आर का वैल्यू इसमें है ही नहीं। पीएस का वैल्यू था, मैंने पीएस का लिख दिया। तो यहाँ पे देखो अब आपको देखना होगा, क्योंकि दो दो अननोन से आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला, तो इसलिए आप यहाँ पे फंसोगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अब दोस्तों देखो यहाँ पे पीक्यू का आंसर हमें पता है, पीक्यू का आंसर कितना है, 6 है। अब मैं यहाँ पे डायग्राम में वैल्यूज लिख रहा हूँ। क्यू आर का आंसर हमें पता है दोस्तों 10 है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो अगर पीक्यू 6 है, क्यू आर 10 है, तो इससे मैं पी आर निकाल सकता हूं, तो ये पी आर हमें तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों इस केस में आप तुरंत यहाँ पे पी आर का वैल्यू निकालने की कोशिश करना। तो देखो पी आर का वैल्यू कैसे निकलेगा दोस्तों, पी आर का जो वैल्यू है, पी आर के अंदर क्या आएगा, पी क्यू, और पी क्यू के साथ क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे दूसरा क्या आएगा, क्यू आर, और यहाँ पे क्या लिखोगे, पी डैश, क्यू डैश और आर। यस, व्हाट इज पी आर, तो पी आर तो अपने को फाइंड आउट करना है दोस्तों। व्हाट इज क्यू, पी क्यू, पी क्यू का वैल्यू देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, 6। प्यार से अच्छे से आपको देखना है। एंड देन क्यू आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, 10। और अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो वैल्यू ऑफ पी आर जो है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 यूनिट्स। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में आई थिंक सेंटीमीटर नहीं दिया है। अब दोस्तों ये मुझे 16 मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा ये इक्वेशन मैं इसे 1 दे रहा हूं, और मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूं 8 मल्टीप्लाई बाय पी टी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय, पी आर का आंसर हमें 16 मिल गया। यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, फ्रॉम, कहां से मैंने देखा, 1 से। अब दोस्तों ये मुझे मिलने के बाद मैं साइड में क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, जिससे डायग्राम भी मेरे पास रहे और मुझे पता रहे कि मुझे और क्या सॉल्व करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पी टी अकेला है, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 16, और यहाँ पे आर को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब आप आर को डिवाइड, यहाँ पे 8 को डिवाइड करोगे तो 8, और यहाँ पे 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16। देन पी टी विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 यूनिट्स।
तो यहां पे आपका पीटी का आंसर कितना आ गया दोस्तों 12, पर अपने को पीटी बोला नहीं है। अब पीटी नहीं बोला है, हमें क्वेश्चन में बोला है दोस्तों टीएस, तो जरूर देखो कि टीएस दोनों में से इस लाइन का है कि इस वाले लाइन का। तो हमने देखा कि टीएस तो ऊपर वाले का है, हो सकता है कि आपको डायग्राम थोड़ा सा ना दिखे, तो अब भी दिखाई दे रहा होगा कि ये जो टीएस है ऊपर वाले का पार्ट है। तो ऊपर वाले का मैंने बताया कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप नीचे नीचे सॉल्व करते जाना, मैं साइड में यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, पर आप ऐसे कभी पेपर प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, बस ये आपको डायग्राम सामने दिखे इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर आप इसे देखोगे तो इसके अंदर लार्जर पार्ट कौन सा है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है पीटी, फिर उसमें कौन सा पार्ट आएगा दोस्तों पीएस, और साथ में क्या आएगा दोस्तों टीएस। अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, पी डैश एस डैश टी। अब यहाँ पे पीटी का जो आंसर है वो कितना आएगा दोस्तों, पीटी का आंसर कितना आएगा, हमने निकाला है 12। पीएस का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, पीएस का अगर हम वैल्यू देखेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 8, और यहाँ पे क्या है दोस्तों टीएस, देन ये 12 माइनस 8 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा टीएस, देन टीएस इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 4। तो यहाँ पे प्लीज यूनिट्स लिख लेना। तो फाइनली यहाँ पे हमने टीएस का भी आंसर निकाल दिया, कितना है दोस्तों 4। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज के सेशन का, आज के लेसन का, मतलब ये जो पूरा का पूरा लेसन है उसका लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आज सॉल्व कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में इस तरह का डायग्राम दिया है, हमें क्या बोला है, जो हमें यहाँ पे देखो जो पार्ट हमें बोला होगा इसमें गिवन मैं लिख दे रहा हूं, गिवन वैसे हर एक क्वेश्चन में लिखना है। यहाँ पे हमें क्या बोला है, सेगमेंट ईएफ जो है इज ए डायमीटर, ये भी हमने लिख दिया, एंड सेगमेंट डीएफ इज अ टेंजेंट सेगमेंट, वो भी आप लिख दो, एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज आर। मतलब यहाँ पे एक और चीज उन्होंने हमें गिवन में बोला है कि रेडियस हमें क्या लेना है, आर लेना है। एंड देन इसके बाद इन्होंने हमें क्या प्रूफ दैट बोला है, प्रूफ क्या करने के लिए बोला है दोस्तों, डी मल्टीप्लाई बाय जीई इक्वल टू 4r²। अब दोस्तों बहुत अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा दोस्तों, देखो कंस्ट्रक्शन के लिए मैं यहां पे ये वाले पार्ट को ज्वाइन करूंगा, दिखाई दे रहा है, इसी डायग्राम में मैं कंस्ट्रक्शन कर ले रहा हूं, पर आप अलग से डायग्राम बनाना। मैंने अगर इस पार्ट को ज्वाइन किया तो मैं यहां पे लिखूंगा दोस्तों, स्टेप लिखूंगा कंस्ट्रक्शन, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ज्वाइन किसको मैंने किया दोस्तों, जीएफ को, ज्वाइन सेगमेंट जीएफ लिखना आप, मैं डायरेक्ट जीएफ लिख रहा हूं। अब दोस्तों ये होने के बाद अब आपको अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, आप नीचे सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना। अब दोस्तों जब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं तो इसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया है, कोई भी अगर ये सर्कल है, अगर ये डायमीटर है, तो इसके डायमीटर के जो भी एंगल, जो डायमीटर के अंदर इंस्क्राइब एंगल जो भी तैयार होगा, एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल, मतलब ये देखो ये डायमीटर है, तो ये डायमीटर की वजह से ये सेमी सर्कल बन गया, ऊपर का मतलब सर्कल का आधा पार्ट बन गया, और उसके अंदर अगर कोई भी एंगल तैयार होता है तो उसके अंदर कोई भी एंगल कितने का बनेगा, 90 का। तो दोस्तों इससे मुझे ये पता चल गया कि ये जो मेरा एंगल है, ये जो मेरा एंगल है दोस्तों वो कितने का है, 90 का है। क्यों 90 में ले रहा हूं, थोड़ी देर में आपको समझेगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, पहले लिखूंगा सेगमेंट EF इज ए डायमीटर। तो ये हमें पता चल गया कि ये क्या है दोस्तों, डायमीटर है। और इसके बाद मैं लिखूंगा देयरफॉर द एंगल EGF विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे मैं लिखूंगा दोस्तों एंगल इंस्क्राइब इन ए सेमी सर्कल। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा मैं यहां ले रहा हूं, एंगल इंस्क्राइब इन ए सेमी सर्कल। तो दोस्तों कभी भी अगर डायमीटर है और डायमीटर की वजह से, कोई भी डायमीटर की वजह से सर्कल दो सेमी सर्कल में डिवाइड हो जाता है, तो उसके अंदर अगर कोई भी आप एंगल तैयार कर रहे हो पर वो एंगल लास्ट में सर्कल को टच होना चाहिए, तो एंगल हमेशा 90 होता है। तो ये हमें एक पार्ट मिला। अब ये एक पार्ट मिलने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, एक और प्रॉपर्टी है दोस्तों हमारे पास, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। सपोज ये एक सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो यहां पे हमेशा एंगल 90 का आता है। ये आपने स्टार्टिंग में, जैसे ही हमने ये लेसन स्टार्ट किया तभी आपने पढ़ा था। तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि ये जो एंगल है, एंगल EFD, कौन सा एंगल, एंगल EFD विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहां पे मैं रीजन के तौर पे क्या लिखूंगा दोस्तों, टेंजेंट थियरम। प्लीज कंफ्यूज मत होना,
कि यहाँ पे सर आपने टेंजेंट थ्योरम क्यों लिखा। अगर आपने मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर्स को देखा होगा तो आपको ये रीजन पता होगा। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम अलग है, टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम अलग है, इसलिए आप स्टार्टिंग से मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहे हो तो मुझे पता है कि ये आपको समझ में आया होगा। तो कहीं पे भी अगर ये एक रेडियस है और एक यहाँ पे टेंजेंट दिखाई दे रहा है तो 90 का एंगल लेंगे और उसका रीजन क्या लिखेंगे दोस्तों, टेंजेंट थ्योरम। तो ये भी एक 90 हो गया। अब दोस्तों हमने लेसन नंबर सेकंड में, अब यहाँ पे देखो लेसन नंबर सेकंड की हेल्प आएगी। लेसन नंबर सेकंड में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर सपोज ये एंगल 90 का है और ये एंगल भी 90 का है, दोनों एंगल अगर 90 के हैं तो इसके अंदर जो भी ट्राइंगल्स हैं वो एक दूसरे को सिमिलर हो जाते हैं। तो दोस्तों देखो ये वाला भी सेम डायग्राम वही है। अगर समझो ये 90 है और ये 90 है तो ये सेम है। देखो ये 90 और ये 90 है तो इसके अंदर जितने भी ट्राइंगल्स है वो एक दूसरे को सिमिलर हो जाएंगे। बट मैं क्या करूंगा, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये जो लेना है इसके अकॉर्डिंग मैं ट्राइंगल डिसाइड करूंगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो डी दिखाई दे रहा है, डी मतलब आपको बड़ा वाला ट्राइंगल लेना है, और जीएफ दिखाई दे रहा है, जीएफ मतलब ये देखो जीएफ मतलब ये वाला ट्राइंगल को आपको बड़े वाले ट्राइंगल से सिमिलर बताना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल का नाम लिखूंगा। इस वाले ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, पहले मैं बड़े वाले का नाम लिख दे रहा हूँ। बड़े वाले का देखो ऐसा नाम लिखना है कि 90 बीच में आए, EFD। क्या नाम लिख रहा हूं, EFD, सिमिलर टू ट्राइंगल। छोटे वाले का नाम भी कहां से स्टार्ट होना चाहिए, ई से, ई, और उसके बीच में देखो इसके बीच में 90 था तो उसके बीच में 90 कहां पे है, जी पे है, और फाइनली यहां पे क्या आएगा, एफ। तो इस तरह से हमने लिखा और इसका रीजन आता है दोस्तों सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल। सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल या सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमने थियरम ये भी हमने सॉल्व किया दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम के पहले, और पाइथागोरस थ्योरम में ये कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है। अगर यहाँ पे 90 यहाँ पे 90 तो हम दो ट्राइंगल को सिमिलर डायरेक्टली बोल सकते हैं। अब दोस्तों ये दोनों अगर सिमिलर हो गए, अब यहाँ पे ध्यान देना, तो मैं इसके साइड को प्रोपोर्शन में लिख सकता हूँ। तो देखो मैं इसके साइड को प्रोपोर्शन में लिख रहा हूँ, EF अपॉन क्या आएगा दोस्तों, EG, फिर क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, FD अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, GF। ये भी आपको आता होगा अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम मेरा पढ़ा होगा। देन यहाँ पे दूसरा क्या आएगा, ED, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, EF। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंड लास्ट, और यहाँ पे रीजन क्या आएगा दोस्तों, CSST। क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब दोस्तों हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, हमें ये 6 की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है वो हमें देखना है। अब दोस्तों आपको पता है डायग्राम में ही आप लिख दो EH, और HF जो है वो हमारा क्या है, R है, वो हमारा क्या है दोस्तों, R है। या तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, जो मेरा EF है वो क्या है दोस्तों, डायमीटर है। क्या है, डायमीटर। तो मैं फाइनली उससे लिख सकता हूं कि डायमीटर हमेशा 2 इंटू क्या होता है, रेडियस होता है। तो मैं EF इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे पता, मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया कि EF इज अ डायमीटर, गिवन में भी लिखा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि EF जो है अगर डायमीटर है तो इसका मतलब वो क्या है, रेडियस का क्या है, डबल है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मुझे रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे मुझे D चाहिए, D है कहीं पे है, मतलब ये वाला हमें चाहिए। बाद में यहाँ पे GE दिखाई दे रहा है कहीं पे, यस GE भी दिखाई दे रहा है, मतलब EG मतलब GE है। और दोस्तों इसके बाद 4R स्क्वायर, मतलब ये R वाला कॉन्सेप्ट यहां से होगा। EF कहीं पे दिखाई दे रहा होगा तो समझ जाना R है, क्योंकि EF ही हमारा क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर मतलब भी क्या होता है, 2R। तो EF कहां पे दिख रहा है दोस्तों, ये, और यहां पे ये। तो और ये बीच वाले पार्ट को आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमें प्रूफ करना है, चेक करते हैं कि हमारा आंसर आता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे दोस्तों ये जो EF है, ये जो EG है, और दोस्तों ये जो ED है, और ये जो EF है, हमने सभी को लिख दिया। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, EF इंटू EF क्या हो जाएगा, EF स्क्वायर। और दोस्तों इसके बाद यहां पे देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यहां पे जो इन लोग का देखो ED है, ED मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या है, G, या तो EG लिख दो, EG। अब देखो यहाँ पे EF मतलब हमें स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि EF क्या है, डायमीटर है, इसका मतलब क्या होता है, 2R का स्क्वायर। मतलब EF मतलब क्या होगा, डायमीटर है, और डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। तो EF की जगह पे मैं 2R लिख सकता हूं, पर ऊपर स्क्वायर है। और दोस्तों यहाँ पे ED जो है वो हमारे बुक में क्या लिखा है, DE लिखा है, मतलब हमें जो चाहिए DE चाहिए, तो मैं ED को DE लिख सकता हूँ, DE ED एक ही होता है। और EG को मैं क्या लिख सकता हूँ, GE लिख सकता हूँ। और फाइनली अगर मैं इसे प्रूफ करूं तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ,
4, 2 का स्क्वायर 4, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी ई, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा दोस्तों जी ई। तो फाइनली दोस्तों जो हमें प्रूफ करना था वो पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे हमारा आ गया। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आप इस सम को भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा सम समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। और साथ में अपना पूरा का पूरा सर्कल लेसन कंप्लीट हो गया। सभी थ्योरम्स भी हमने जो जो इंपॉर्टेंट थ्योरम थे वो भी हमने कवर किए। शायद हो सकता है कि एक थ्योरम और मुझे कराना है, वो मैं रिवीजन लेक्चर्स में करा दूंगा। और मैंने साथ में पाइथागोरस भी बहुत अच्छे से करा है और साथ में सिमिलरिटी भी करा दिया। तो अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी देख लो और जल्दी हम सर्कल लेसन स्टार्ट कर देंगे। और सर्कल के साथ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी मैंने आपको कराया, तो हो सकता है कि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करूं क्योंकि मैंने उसको अपने हाथ से ड्रॉ करके डायग्राम बनाया है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।